समझने में बाकी टेक्निक। जी बाकी बता देंगे, ज्वाइन कर लें। मैसेज कर दो ग्रुप में। कह तो दिया सर जी ये ज्वाइन कर लें। हाँ सर, अली ने क्या दिया? क्या बोल दिया सर जी। क्या सर सोए हुए हैं? फ्रेश हो थोड़े से? आप सुबह से सोए हुए हैं सर जी, थोड़ा सा फ्रेश तो हो जाए। जी सर। बेटा मैं 8 साढ़े 8 बजे का उठा हुआ हूँ, मैं फ्रेश हूँ, नाश्ता कर चुका हूँ। आपके पास से फील हो रहा है अभी तक आप नींद में हैं सर। नहीं मैं नींद में नहीं हूँ। नहीं सर आप फ्रेश नहीं है जैसे आप रोज फ्रेश होते हैं। नहीं मैं मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। मुझे नहीं है सर, आप यार ऐसे सर फ्रेश है। अब क्या तुम्हें ज्यादा एक्सरसाइज करके दिखाएं सर? हाँ सर प्लीज। सही बात है, सही जा रहे हो। अभी तुम लोग क्विज के मार्क्स दिखाएं तभी तुम लोग में फ्रेश नहीं लग रहा है ना। नहीं सर के मार्क्स के टाइम पे तो हम नींद में थे। अटेंडेंस लगा दिया आप लोगों ने? मैं लॉक कर रहा हूँ सेशन। लेकिन सर आने दे सर, बच्चों को आने दे सर। कौन से बच्चे आने हैं? जिन्होंने आना होता है ना वो 2 मिनट में आ जाते हैं। खैर है सर, अभी ना लॉक कीजिएगा, 5 मिनट रुक जाए। मैं पे आ गई थी, वो मेरा इंटरनेट चला गया था, मतलब लाइट चली गई थी जी मैं तो फिर आपने उसके बाद लॉक कर दिया। मैं तो भी लाइट चली गई, पता नहीं, समझ नहीं आई कि 11:15 बजे अभी मैंने बोलो सर अभी भी गई हुई है, मैंने मोबाइल से इंटरनेट ऑन किया है। ओके ओके तो यूपीएस नहीं लगा हुआ कि वाईफाई चलता रहे आपका? सर यूपीएस खराब हुआ हुआ है। ओहो अली यूपीएस ठीक करवा दो उसका। तो उसकी बैटरी खराब हो गई है। लॉकडाउन हुआ है सर। अली अपने मोटरसाइकिल पे बैटरी लेगा, फिक्र ना करें। नहीं सर ये लाहौर है, मैं अब लाहौर जाके यूपीएस ठीक कराऊं। कौन लाहौर है? एमन एमन लाहौर में बैठी है? यस सर। जो उसको खुद बोल लें तो। एमन आप कहाँ रहती हो लाहौर में? सर लाहौर में तो मेरी खाला रहती है, मैं गुजरांवाला में रहती हूँ। आप गुजरांवाला कहाँ रहते हो? पिछले दिन लाहौर थी। सर गुजरांवाला के पास ही एक एरिया है। सर एरिया भी बताऊँ? कोई कॉलोनी बता दो कहाँ रहते हो। कॉलोनी नहीं, किला करतार सिंह एक गुजरांवाला के साथ ही है। किला करतार सिंह? किला दीदार सिंह है। अच्छा ओके। अली तुम क्यों हंस रहे हो? सर पता नहीं मेरा माइक अनम्यूट हो गया था। तो सर इससे पूछे इसने मेरा नाम एमने क्यों लिया है? इसलिए भी पता है कि एमन है। एंड गलती से ए और वाई नाउ ही इज लाफिंग। नहीं तुम मेरी छोटी बहन हो यार, मैं अब ऐसा कर सकता हूँ। तुम एग्जैक्टली हंस सकता हूँ। बिल्कुल। बात है, छोटी क्यों है? बड़ी बहन क्यों नहीं है तुम्हारी? इसकी एज पूछ ले। हाँ बल्कि लड़कियां तो एज पूछती हैं, ओ छुपाती हैं, मैं क्यों बताऊं। सब पढ़ाएं आप। यस ओके जी, लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेट फंस गया मेरा भी। कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू है जो कि हमें हेल्प करती हैं समझने में बाकी टेक्निक्स को। इन टेक्निक्स को हम लोग कंट्रोल्ड एक्सेस बोलते हैं। तो कंट्रोल्ड एक्सेस में हम लोग देखेंगे कि हमारे रिजर्वेशन क्या होती है, हम लोग देखेंगे पोलिंग क्या होती है, और सिमिलरली पोलिंग के साथ हम लोग एक चीज़ और देखेंगे जो कि टोकन पासिंग है, कि ये किस तरह हेल्पफुल होती है मल्टीपल एक्सेस मीडियम को एक्सेस करने के। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं जी, हम लोग पहुंच चुके हैं कंट्रोल्ड एक्सेस के ऊपर। पहले हम लोग रैंडम एक्सेस पढ़ रहे थे।
तो कंट्रोल्ड एक्सेस में हम लोग रिजर्वेशन पे कुछ देखेंगे। रिजर्वेशन किस तरह होती है, पोलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और टोकन पासिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, स्टेशन जो होते हैं वे दूसरे से कनेक्ट करते हैं टू फाइंड आउट कि विच स्टेशन हैज द राइट टू सेंड, कि ये कौन भेजना, किसको भेजना चाहिए डाटा। A station cannot send unless it has been authorized by other stations. ये तीन जो मेथड्स हैं इनको हम देखते हैं। तो पहला मेथड जो डायग्राम आपको नजर आ रही है उसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मेथड के अंदर स्टेशन नीड्स टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डाटा। टाइम इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स, और जितने भी आपके इंटरवल्स होते हैं उसमें वो रिजर्व फ्रेम्स होते हैं वो ट्रांसमिट की जाते हैं। इफ देयर आर m stations in the system, there are exactly n reservation mini slots in reservation frames. तो उतने ही आपके पास slots भी होंगे। Each mini slot belongs to a station. When a station needs to send a data frame, it makes a reservation in its own mini slot. The station that have made reservations can send their data frames after the reservation frame. तो reservation frame के बाद ही अपना data भेज सकता है। तो यहाँ पे देखें आपके पास टाइम स्लॉट थी, उस टाइम स्लॉट में जहाँ पे उसने रिजर्वेशन की वहाँ पे 1 हो गया, जिन्होंने रिजर्वेशन की वो 0 रहेगा। तो अगर इसने 1 किया तो डाटा इसका आएगा, फिर इसका डाटा आएगा और फिर उसके बाद इसका डाटा आएगा। इस फिगर के अंदर आपको स्टेशन दिखाए गए हैं 5 और 5 मिनी स्लॉट रिजर्वेशन फ्रेम दिखाई गई है। द फर्स्ट इंटरवल ओनली स्टेशन 1, 3 and 4 have made reservation. In the second interval only station 1 has made reservation. तो इसमें सिर्फ आपको वही ट्रांसमिट कर सकता है डाटा जिसने इंटरवल को रिजर्व किया हुआ। सेकंड मेथड जो हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं पोलिंग। पोलिंग में क्या होता है, पोलिंग वर्क्स विद टोपोलॉजीज इन व्हिच वन डिवाइस इज डेजिग्नेटेड एज अ प्राइम स्टेशन। तो हमारे पास एक प्राइमरी स्टेशन होता है जो कंट्रोल कर होता है बाकी सबको, और जो दूसरी डिवाइसेस होती हैं उनको हम लोग सेकेंडरी स्टेशन बोलते हैं। ऑल डाटा एक्सचेंज मस्ट बी मेड थ्रू द प्राइमरी डिवाइस। सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है उसकी इजाजत प्राइमरी स्टेशन देगा, इवन व्हेन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज अ सेकेंडरी डिवाइस। द प्राइमरी डिवाइस कंट्रोल्स द लिंक, द सेकेंडरी डिवाइसेस फॉलो इट्स इंस्ट्रक्शंस। तो चाहे डाटा ए से बी को जाना हो जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है, या ए से प्राइमरी को जाना हो, तो सब कंट्रोल प्राइमरी कर रहा होता है। इट इज अप टू द प्राइमरी डिवाइस टू डिटरमिन व्हिच डिवाइस इज अलाउड to use a channel at a given time. The primary device therefore is always the initiator of a session. This method uses poll and select function to prevent collision. However, the drawback is if the primary station fails, the system goes down. अगर primary station बंद हो गया, पूरा system आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देखिए हमारे पास 2 functions हैं। जी मैं क्या सेंट्रलाइज सिस्टम है ना? हाँ जी, सेंट्रलाइज्ड है, एग्जैक्टली। ये आप लोगों को HDLC की तरह चलता नजर आ रहा है। आप देखें कि HDLC जो है ना वो भी इस तरह काम करता है। हाँ, तो HDLC की जो कम्युनिकेशन फ्लो है वो आपको इस तरह किसी भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलिंग भी इस्तेमाल की जा सकती है, पहले पोलिंग इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब जो है वो आपको तो CSMA-CD और CSMA-CA चलता है। ये बेसिकली इनको देखा जाए तो ये क्लासिकल टेक्निक्स हैं, ये इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन ये कि ये समझने के लिए या चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें हेल्पफुल है कि पहले क्या टेक्निक्स थी हमारे पास। क्योंकि अगर आप देखें अभी CSMA-CD और CSMA-CA जो है वो अलोहा पे डिफाइंड है, और अलोहा जो थी वो समवेयर 1970s में उन्होंने हवाई यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी, उसको लेके आगे चले। तो यहाँ पे ये पोलिंग की टेक्निक भी थी, लेकिन ये फिर इतनी कामयाब नहीं हुई तो इसलिए छोड़ दी गई। लेकिन इनको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किस तरह काम करती थी। एक सिलेक्ट का फंक्शन है और एक वापस पोल का फंक्शन है। ये क्या फंक्शन है? लेट्स चेक देम आउट। द सिलेक्ट फंक्शन इज यूज्ड whenever the primary device has something to send. जब primary device में कुछ भेजना है select का आप लोगों को फंक्शन मिलेगा। Remember that the primary controls a link. If the primary is neither sending nor receiving data, it knows the link is available. क्योंकि सारा कंट्रोल वो कर रहा है। If it has something to send, the primary device sends it. What it does not know whether the target device is prepared to receive or not. So the primary must alert the secondary to the upcoming transmission and wait for the acknowledgement before sending data.
The primary creates and transmits a select SEL frame, one field of which includes the address of the intended secondary. तो उसके अंदर आपके पास एड्रेस होता है सेकेंडरी डिवाइस का. सिमिलरली सेकंड पार्ट में पोल होता है हमारे पास. पोल में क्या होता है कि जब प्राइमरी स्टेशन जो होता है वो सेकेंडरी स्टेशन से पूछता है कि जी आपने कुछ चीज़ सेंड करनी है, तो वो पोल का फ्रेम भेजता है. अगर सेकेंडरी स्टेशन ने कुछ चीज़ डाटा ट्रांसमिट नहीं करनी होती तो नेगेटिव ट्रांसमिट कर देता है. तो आपका प्राइमरी स्टेशन जो होता है वो फिर दूसरे स्टेशन को कॉल करता है, भाई आपने कुछ भेजना है. अगर उसे डाटा भेजना होता है तो डाटा भेजता है और उसको एक्नॉलेजमेंट कर दिया. दिस इज हाउ पोल वर्क्स. लास्ट हमारे पास जो मेथड है उसको हम बोलते हैं टोकन पासिंग. In the token passing method, the station in a network are organized in a logical ring. ये जहाँ पे आपके पास रिंग होते हैं वहाँ पे टोकन पासिंग चलती है. In another word, for each station there is a predecessor and successor. उसके पीछे भी कोई होता है, उसके आगे भी कोई होता है. The predecessors are the पीछे वाले स्टेशन होते हैं which is logically before the station in the ring. और successor वो होते हैं जो उस स्टेशन से रिंग में आगे होते हैं. रिंग में आगे पीछे किस कौन डिफाइन करता है? आपका जो रिंग होता है वो किसी एक डायरेक्शन में चल रहा होता है. यहाँ पे यूजुअली देखिए यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है और ये ऊपर से क्लॉकवाइज है. तो ये ड्यूल रिंग है. बेसिकली ड्यूल रिंग में आप लोगों की जो सेकंड पार्ट ऑफ द रिंग होता है वो रिडंडेंसी होती है. अगर आपका कहीं पे ये कट हो जाए तो फिर ये वाला लिंक इस्तेमाल किया जाता है. अदरवाइज एक रिंग में एक ही डायरेक्शन इस्तेमाल की जाती है डाटा पास करने. द करंट स्टेशन इज द वन. करंट स्टेशन वो होता है दैट इज एक्सेसिंग द चैनल एट द मोमेंट. द राइट टू दिस एक्सेस हैज बीन पास्ड फ्रॉम द प्रीडेसेसर टू द करंट स्टेशन. तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि आपने ये चैनल में जो डाटा पास करना है इसके राइट किस तरह दिया जाता है कि आप ट्रांसमिट कर रहे हैं और मैं नहीं ट्रांसमिट कर रहा हूँ. इस मेथड के अंदर स्पेशल पैकेट हमारे पास होता है उसमें टोकन जो कि सर्कुलेट करता है रिंग के अंदर. The possession of the token gives the station the right to access the channel and send its data. तो जो आपके पास वो टोकन होता है, जो फ्रेम स्पेशल होता है, वो आपको एक्सेस ग्रांट करता है. When a station has some data to send, it waits until it receives the token from its predecessor. It then holds the token and sends its data. When the station has no more data to send, it releases the token. तो वो token छोड़ देता है, passing it to the next logical station in the ring. The station cannot send data until it receives the token again in the next round. जब तक वो घूम के उनके पास वापस नहीं आता वो token. In this process, when a station receives the token and has no data to send, it just passes data to the next station. तो क्या करता है, अगर आपके पास टोकन आ गया और आप डाटा सेंड नहीं करना चाहते तो वो टोकन आप आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि अगले की बारी आए, जिसने को सेंड करना है तो वो सेंड कर सके. Token management is needed for this access method. Station must be limited in the time they can have possession of the token. तो कुछ टाइम बड़ा important है, कितने टाइम के लिए वो टोकन वो पास रख सकता है. The token must be monitored to ensure it has not been lost or damaged. ऐसा ना हो कि जी के टोकन का फ्रेम ही आपका डैमेज हो जाए तो ये ना हो सिस्टम में वो खराबी भी आ सकती है. तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टेशन दैट इज होल्डिंग अ टोकन फेल्स, जिसका टोकन था वो सिस्टम कोलैप्स कर गया, शट डाउन हो गया, द टोकन विल डिसअपीयर फ्रॉम द नेटवर्क. तो नेटवर्क से गुम हो सकता है. अनदर फंक्शन ऑफ टोकन मैनेजमेंट इज टू असाइन प्रायोरिटीज टू द स्टेशंस and to the type of data being transmitted. किस किस्म का डाटा है ताकि उसके ऐसे प्रायोरिटीज दी जा सके. And finally, the token management is needed to make low priority stations release the token to high priority stations ताकि वो forward कर सकें इस token को जिन्होंने ज़्यादा high priority data देना है. So this is enough for this week. We have learned a lot about the multiple access techniques. Thank you very much. और इंशाल्लाह आप लोगों को next time मिलेंगे next chapter के साथ. और नेक्स्ट वीक में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इथरनेट. ओके जी, कोई क्वेश्चन? जी मैंने फॉन्ट बड़ी मुश्किल ढूंढ के तुम लोगों के लगाया था. जी सर, फॉन्ट बड़ी मुश्किल ढूंढा था मैंने. सर ये तो ब्लीड कर रहा है. यस, इट्स ब्लीडिंग फॉन्ट. ब्लीडिंग ब्लडी फॉन्ट. सर ये ब्लीड कर रहा है या इसको पसीना आया होगा? पिघल गया गर्मी से. हाँ, मैंने वैसे पैम्पायर शैम्पायर वाले ढूंढा था तो एनीवे. अच्छा जी, तो हमारे पास अब क्या है?
मजीद क्या है पढ़ने के लिए बताओ। ये तो सिर्फ हमारे पास में शायद 17-18 मिनट की वीडियो थी। नेक्स्ट पे चलते हैं और मीडिया एक्सेस पे हम लोग देखते हैं कि लैन ईथरनेट पे हमारे पास कम्युनिकेशन कैसे होती है। हमारे पास चैप्टर है, इसका नाम है जी वायर्ड लैन। ईथरनेट का स्टैंडर्ड है हमारे पास IEEE में 802.3 यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ईथरनेट 802.3 ये ईथरनेट IEEE वालों का स्टैंडर्ड है, ठीक है। और 802.5 हमारे पास टोकन रिंग कहलाता है। 802.1 और 2 जो थी वो लॉजिकल और मैक के ऊपर है। 3 हमारा ईथरनेट है। चौथे का मुझे नहीं पता क्या है, कोई स्टैंडर्ड होगा कुछ भी। पांचवा टोकन रिंग। सर पांचवे में सर हब का विश था, हब। नहीं, पांचवा टोकन रिंग। जब पांचवा, हाँ पांचवा इसका शायद 4 हो। फिर 6, 7, 8, 9, 10 ये कुछ और चीजें आई डोंट नो। 11 पे बस वाईफाई आता है। हमारे पास वाईफाई आता है और इसमें फिर हमारे पास वो फाइबर ऑप्टिक का फिडी भी आता है कहीं पे। आप लोगों को असाइनमेंट दी थी ना मैंने, कि ढूंढ के लाए 0.2 पॉइंट सारे कितने, आपको तो पता हो। यस सर। मुझे अभी याद क्लास में दी थी, सॉलिड में, लैब में दी थी, वो सबमिट भी करा दी थी। हाँ यस सर, वो 24 जो थे उसमें। जी, लेकिन हम सारे इस्तेमाल करते नहीं है ना, हम तो कुछ ही इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऑब्सोलीट भी हो गए। ये क्या है यार, सर विकिपीडिया पे बेहतर नजर आ रहा है। सर 802 स्टैंडर्ड लिखिए ना, 802 802 लिस्ट लिखने से मैसेज आ जाए, उसमें आ जाएगा सर। ब्रिजिंग है, लॉजिकल है, CSMA CD आ गया ना, इथरनेट आ गया। 1 is bridging, 2 is logical link control, token bus, token bus is 4, वायरलेस आ गया token ring is 5 ना, token bus 4 है, token ring 5 जी। है। मेट्रोपॉलिटन एरिया 6 आ गया। ब्रॉडबैंड लैन आ बैड गया। बोल लैंड कोएक्सियल केबल खत्म हो गया ना, डिसएम्बेंडेड कोएक्सियल, खत्म कर दिया। 802.8 फाइबर ऑप्टिक आ गया। टैग ये फाइबर ऑप्टिक। इंटीग्रेटेड सर्विस लैन जी खत्म हो गया। इंटरपोर्टेबल लैन सिक्योरिटी डिसअबैंडन। वायरलेस चल रहा है। ये सर वायरलेस पैन। प्रायोरिटी आ गई। ये डिमांड प्रायोरिटी वही है जो भी आप लोग पढ़ रहे थे। केबल मॉडेम्स आ गए 14 के ऊपर। वायरलेस ये 802.15 ये क्या है, वायरलेस पैन, ये क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क सर। इसको आजकल क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है सर। हाँ, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये जो आप लोग वायरलेस पे कुछ कम्युनिकेशन छोटी मोटी कर लें। जी सर। इसके अंदर अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ब्लूटूथ है। ये वायरलेस पैन में ब्लूटूथ आता है, ठीक है। और इसी के अंदर देखिए जी सर। जिगबी जो है ना परेशान होएगा, जिगबी जो है ना ये अब्बू हैं ब्लूटूथ के। ओ, ये जिगबी, पुराने जमाने की। हाँ जिगबी को उन्होंने अच्छा किया था, एडवांस किया था, तो ये फिर इसका नाम उन्होंने ब्लूटूथ डाल दिया। पहले इसको जिगबी बोलते थे, ओ, ठीक है। ठीक हो गया सर। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ब्रॉडबैंड वाईमैक्स। ये तो आजकल आपने देखा होगा खत्म हो गया। 2007-8 की मैं बात करूं, 2007-8 की बात भी नहीं करते, उससे पहले चल जाते हैं। 2004-5 में आपके पास कुछ टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी आई थी जो कि आप लोगों को वायरलेस दे रही थी, डिवाइस वगैरह लगा के। वाईमैक्स था, उसके ऊपर कम्युनिकेशन कर रही थी वाईमैक्स के ऊपर, और ख़त्म हो गया। इतना इस्तेमाल नहीं होता वाईमैक्स अब। तो पहले इन्होंने मतलब है कि लोगों को दिया था घर में इस्तेमाल करने के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर वो जो था ख़त्म कर दिया उसकी, क्योंकि उसकी इतनी वर्थ नहीं थी, ठीक है। इसमें अच्छा नहीं चला, सिग्नल्स बहुत ज़्यादा लूज हो रहे थे उसके, तो उन्होंने उसकी छुट्टी करा दी, ठीक है।
तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, वाइड लैंड्स। तो हमारे पास है कोई अबाउट 15 मिनट हो सकता है। फॉर एग्जांपल इट डिफाइंस द CSMA CD as the media access control for Ethernet lines and defines token passing method for the token ring, token pass and FIDI, ठीक है, जो कि लैंस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो फ्रेमिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताता है, जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि IEEE 802 जो वर्किंग ग्रुप है, इसमें कुछ हमारे पास जो ग्रुप्स हैं जो भी स्टिल एक्टिव हैं, जो कि 802.11 देखें, 802.3 ईथरनेट के लिए, 802.11 वायरलेस लैंस के लिए, 802.15 जो आप लोगों का ब्लूटूथ के लिए, वायरलेस प्राइवेट एरिया नेटवर्क के लिए, 16, 17, 19, 22 और ये जो आप नज़र आ रहे हैं आप लोगों को साइड पे इनएक्टिव हैं, ये इस्तेमाल नहीं होते अब, ये लेकिन डिफाइन किए गए IEEE की तरफ से। लॉजिकल इन कंट्रोल के बारे में देखें तो फ्रेमिंग का जिक्र किया हम लोगों ने अभी। तो फ्रेमिंग में देखेंगे जी कि इसकी जो प्रोटोकॉल है डाटा, वो जो इसका PDU है, जो प्रोटोकॉल डाटा यूनिट है PDU कहलाता है, वो सिमिलर है HDLC के। जब सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने OSILS पढ़ी थी तो आप सबके साथ ये डिस्कस किया था कि जी के लेयर 2 जो होती है वो लॉजिकल इन कंट्रोल का तो लगाती है हेडर और उसका ट्रेलर लगाती है, लेकिन मीडिया एक्सेस कंट्रोल का सिर्फ हेडर लगाया जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन की गई कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल का सिर्फ हेडर लगाया जाता है और लॉजिकल इन कंट्रोल जो आप लोगों को एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड कर रही होती है। तो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि हमारे पास इथरनेट का स्टैंडर्ड क्या है। इथरनेट जो था वो 1970 में रॉबर्ट, ये याद है ना आप लोगों को बात की मैंने आप लोगों को जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी कि हम लोग मैक का हेडर लगाते हैं और LLC का ट्रेलर भी लगाते हैं, हेडर भी लगाते हैं। यस सर, याद है? यस सर, रिकॉग्निशन के लिए। मैककार्थी और डेविड बोविस ने डेवलप किया था और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 4 जनरेशन से गुजर चुका है, जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड इथरनेट है जो कि 10 मेगाबिट्स पर सेकंड के बाद आता है। फिर उसके बाद 100 मेगाबिट्स पर सेकंड वाली जनरेशन आई थी, 1 गीगा वाली जनरेशन, और उसके बाद फिर 10 गीगाबिट्स पर सेकंड वाली जनरेशन आई। सिर्फ स्टैंडर्ड इथरनेट को डिस्कस करेंगे, बाकी फास्ट इथरनेट गीगा और 10 गीगा के इथरनेट को बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ये अगर आपको याद हो मैंने आप लोगों को बड़ा जिक्र किया है, HCI पढ़ी ना आप लोगों ने मेरे से? यस सर। उसमें ये चीज आपको पता क्या होती है? ये पता क्या है? एट Xerox Palo Alto रिसर्च। यस सर, आपने उसमें जो वो बटन वाला आपने एक बार कराया था प्रोटोटाइपिंग में, उसमें आई थिंक ये था बताना। ये चार, ये Xerox Palo Alto रिसर्च सेंटर था और यहाँ पे उस टाइम इन्होंने, इसके पीछे हकीकत ये है कि अमेरिका ने उस टाइम दुनिया के टॉप नॉच रिसर्चर्स को बुला के ये फैसिलिटी बनाई थी और उनका कोई काम नहीं था, सिर्फ रिसर्च करते थे वो। समझ आइए आपको? सही हो गया। यस सर। तो जब रिसर्च करते थे ना तो उनको सिर्फ पे मिलती थी रिसर्च की, और उस टाइम लोगों ने इतने काम किए जो अभी भी आप लोग इस्तेमाल करें। जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था आपों से इथरनेट की, ये उन्हीं ने बनाया है। वहाँ जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इस पे काम किया था। तो आप ये देखें कि Xerox का पालो अल्टो पे की कितनी वो है कंट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। तो यस सर। टेक्नोलॉजी थी, उसमें जो डाटा रेट था वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड था, इसको हम लोग स्टैंडर्ड इथरनेट बोलते हैं। इस को इम्प्लीमेंट किया गया था दूसरी टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी, जो कि इसकी फर्दर जनरेशन है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फीचर्स थे इसके वो जो है वो चेंज नहीं किए गए ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, तो वैसे ही काम करता है। तो हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे और बाकी इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। वो स्टैंडर्ड अगर आपको समझ आ गया तो बाकी में जो थोड़ी बहुत एडवांसमेंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड इथरनेट के कुछ थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं, जो कि उसकी बेस है, इंपॉर्टेंट है। इथरनेट प्रोवाइड्स अ कनेक्शनलेस सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्रेम जो भेजा जाता है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द प्रीवियस फ्रेम से, और जो उसके आगे फ्रेम्स हैं उनके साथ उसका जुड़ा होता है।
Ethernet has no connection establishment or connection termination pages. A sender can send a frame whenever it desires. और possibility ऐसी भी है कि जी के पे भी आपका जो receiver है वो उसको handle ना कर सके और आप लोगों का frame drop हो सकता है। ये dropping of frame जो है receiver side पे, इसकी ना तो कोई acknowledgement आती है Ethernet के ऊपर, ना ही उसको पता चलता है कि frame भेजा था मुझे, और ना ही sender को चलता है कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि ये आईपी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर आईपी को देखा जाए तो वो भी एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। सर ये ड्रॉबैक नहीं हुआ इसका? आपने जो फ्रेम भेजा है वो किसका बेटा? सर एक्नॉलेजमेंट ना आना, मतलब कि बिल्कुल पता ना चलना कि नहीं, ड्रॉबैक तो नहीं है, उसको डिजाइन ऐसा किया गया कि उस पर काम कर सकता है ना। जी सर, डिजाइनिंग है, खुद ही डिजाइन इस तरह किया। अच्छा, भेजे जाओ बस। इसको ऐसा मतलब इसकी क्या वजह, मतलब कि एक्नॉलेज ना होने की क्या वजह, मतलब कि इसमें डिजाइन ऐसा क्यों किया गया इससे? पढ़ते हैं ना, पता चलेगा। ओके सर। It depends कि how it is implemented. सही। तो आपके पास रहेगी सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर वाली लेयर जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर आप यूडीपी फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कनेक्शन लेस होते हैं इटसेल्फ, तो फ्रेम लॉस हो जाना, कुछ भी हो जाना, वो जब तक के एप्लीकेशन लेयर तक नहीं पहुंचेगी पता नहीं चलेगा उनको। लेकिन अगर आप लोगों की ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी इस्तेमाल किया जाए जो कि ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है, तो सिर्फ वो एक प्रोटोकॉल है जो कि एक्नॉलेजमेंट देती है सेगमेंट्स की, और अगर उसमें कुछ खराबी हो जाए, कुछ ना मिले डाटा आप लोगों का, कुछ फ्रेम ना मिले आप लोगों को, वो उसको कहता है कि उसको रीसेंड किया जाए। तो इथरनेट जो है वो भी अनरिलायबल है, जिस तरह आपका आईपी है और यूडीपी है। अगर फ्रेम आप लोगों के करप्ट हो जाते हैं या फ्रेम आप लोगों के या आपके फ्रेम के अंदर वो एरर निकल आता है रिसीवर एंड के ऊपर, क्योंकि उसमें CRC32 लगा होता है जो कि ज़्यादा रिलायबल है एरर फाइंड करने के लिए, तो आपका रिसीवर जो है वो कुछ भी नहीं करता, वो सिंपली डिस्कार्ड कर देता है फ्रेम को। और आपकी जो हायर लेवल प्रोटोकॉल्स होती हैं वो जब उसके बारे में फाइंड आउट करती हैं, उनको पता चलता है कि एरर आ गया था, तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेती हैं और फिर उस फ्रेम को दोबारा मंगवाती हैं। तो देखा जाए, ठीक है, आपको समझ आई प्रोसीजर? थोड़ी सी सर मतलब कि क्लियर कर दें। बेसिकली एरर कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है, कंट्रोल डिपेंडेंट है। रिट्रांसमिशन में ठीक नहीं, हो एरर कंट्रोल पे जी, डिपेंडेंट है, एरर कंट्रोल पे डिपेंडेंट है। ओह एरर कंट्रोल ज्यादा वो किया गया इसके ऊपर। तो हमारे पास इथरनेट का जो फ्रेम है उसमें हमारे पास 7 फील्ड्स हैं, वो 7 फील्ड्स जो हैं वो प्रीएम्बल है, एसएफडी है, उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस है, सोर्स एड्रेस है, टाइप आती है, और उसके बाद हमारे पास डाटा इटसेल्फ जो उसको हम पेलोड बोलते हैं, और आखिर में हमारे पास 4 बाइट का सीआरसी होता है जो कि 32 बिट्स का होता है। तो ये फील्ड्स क्या हैं इनको तो डिस्कस कर लेते हैं। प्रीएम्बल जो हमारे पास वो पहली फील्ड है, इसमें हमारे पास 7 बाइट्स होते हैं, इसमें हमारे पास अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 आ रहे होते हैं। इसका सोल पर्पस जो है वो आपकी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स है, ताकि आपका जो रिसीवर है वो अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो अपने आप को सिंक्रोनाइज कर ले। तो ये आपको अल्टरनेट पल्स टाइमिंग बताता है 0 1, जिससे आप लोगों की टाइमिंग सेट हो जाती है। ये जो 56 बिट का जो प्रीएम्बल है ये असल में फ्रेम का पार्ट नहीं होता, बेसिकली ये फिजिकल लेयर जो होती है वो आप लोगों की फ्रेम से पहले भेजती है, और ताकि आप रिसीवर जो है वो अपने आप को सिंक्रोनाइज कर सके। उसके बाद आता है हमारे पास ये SFD जो कि स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलिमीटर है। इसमें हमारे पास जो बिट्स आती हैं 1 बाइट का होता है, इसमें 8 बिट्स आती हैं 0 1 0 1 0 1 1 1। ये सिग्नल करता है कि जी के फ्रेम अब स्टार्ट होगा इसके बाद, और SFD स्टेशन को वार्न करता है कि आपके पास लास्ट चांस है ताकि अपने आप को आप सिंक्रोनाइज कर सकें। आखिर के जो 2 बिट्स होते हैं जो कि 1 1 है, वो आपको रिसीवर को बताते हैं कि अब जो अगली फील्ड आएगी वो डेस्टिनेशन एड्रेस की आएगी। ये फील्ड एक्चुअली इज अ फ्लैग दैट डिफाइंस द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम। We need to remember that the Ethernet frame is a variable length। तो हमारे पास वेरिएबल लेंथ का फ्रेम होते हैं, उसमें जो डाटा होता है वो वेरिएबल होता है,
It needs a flag to define the beginning of the frame. तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें beginning of the frame को define कर सकें. तो SFD जो है वो भी physical area ऐड करती है. नेक्स्ट आती है हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस. 6 बाइट की होती है, 48 बिट्स इसके अंदर होते हैं. The link layer address of the destination station or station to receive the packet, जिसको भेजना होता है उसका एड्रेस चला जाता है इसके अंदर. सोर्स एड्रेस कहाँ से पैकेट आया आप लोगों का. The field is also 6 bytes and contains the link layer address of the sender of the packet. Next आता है हमारे पास टाइप, जो कि बेसिकली अपर लेयर जो हमारे पास है प्रोटोकॉल्स जो आ रही हैं उनके बारे में इनकैप्सुलेशन होती है फ्रेम के अंदर. This protocol can be IP, ARP, OSPF और इसके अलावा बहुत सारी हैं. इसका मकसद इतना होता है कि प्रोटोकॉल फील्ड इन डाटाग्राम एंड द पोर्ट नंबर ऑफ द सेगमेंट ऑफ द यूजर डाटाग्राम. इन अदर वर्ड इसका पर्पस इतना होता है कि ये प्रोटोकॉल डिफाइन करती है कि जो डाटाग्राम आप लोगों को आ रहा है उसका पोर्ट नंबर कौन सा है. लेट्स सपोज आप लोग जो हैं अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपका डाटा जो है वो पोर्ट 80 पे आता है या 8080 पे आता है या 8008 के पर आता है. तो ये यूजुअली जो पोर्ट्स हैं ये आप लोगों की ब्राउजिंग के इस्तेमाल की जाती है जिसका जिसमें बोलते हैं वेब का डाटा. सिमिलरली हमारे पास FT की भी पोर्ट्स होती हैं. तो ये डिफाइन करती है टाइप लीजिए किस किस्म का पैकेट जो है वो आपको एनकैप्सुलेट करना है. नेक्स्ट डाटा या पेलोड की बात करें तो द फील्ड कैरीज डाटा एनकैप्सुलेशन, जो कि ऊपर वाली लेयर से डाटा नीचे आ रहा होता है. इसमें हमारे पास जो लेंथ होती है डाटा की वो 46 बाइट से लेकर 1500 बाइट तक होती है. इसमें हमें मिनिमम 46 बाइट्स दे सकते हैं और मैक्सिमम लोग 1500 बाइट्स दे सकते हैं. इसका डाटा हम लोग ईथरनेट के फ्रेम के अंदर नहीं रख सकते. तो अगर आप लोगों का डाटा जो है वो 1500 बाइट्स ज़्यादा का आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे और हम लोग उसको मजीद और फ्रेम्स के अंदर रखेंगे. और अगर जो आपने फ्रेम को तोड़ा है, जो फ्रेगमेंटेशन की है आप लोगों ने इसकी, अगर वो लेस देन 46 बाइट्स होगा तो उसके हम लोग फिर पैडिंग करके एक्स्ट्रा जीरोस को ऐड कर उसको 46 बाइट्स तक लेके जाएंगे. तो वो पैडेड फ्रेम जो होता है वो फिर अपर लेयर्स को जाता है और फिर वो अपर लेयर्स होती है पैडिंग को निकाल देते हैं. तो उसका मतलब ये है कि जी अपर लेयर्स का ये काम होता है कि वो पैडिंग को वहाँ से हटाएं. लास्ट फील्ड जो है हमारे पास CRC की है. इसमें हमारे पास एरर डिटेक्शन इंफॉर्मेशन होती है. 32 बिट का CRC इसमें रखा जाता है. तो CRC किन बिट्स को लेके कैलकुलेट किया जाता है. द CRC इज कैलकुलेटेड ओवर द एड्रेसेस, टाइप्स एंड डाटा फील्ड. तो हमारे पास 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग बेस के ऊपर हम लोग CRC को कैलकुलेट करते हैं. If the receiver calculates the CRC and finds that it is not zero, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है फ्रेम को, जो कि CRC की मेथोडोलॉजी है. तो इथरनेट जो वो इंपोज करता है रिस्ट्रिक्शन मिनिमम के भी ऊपर, जो कि 46 बाइट्स है हमारे पास, और मैक्सिमम पे भी जो कि 15 बाइट्स है हमारे पास. जो मिनिमम फ्रेम रिस्ट्रिक्शन लगाई गई यहाँ पे, उसके पीछे वो मकसद बेसिकली CSMACD का प्रॉपर फंक्शन है. अगर आप देखें, याद हो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि CSMACD को पढ़ने के लिए एक फ्रेम साइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि वो डिटेक्शन कर सके फ्रेम की अगर होती है कोलिजन. तो इथरनेट का जो फ्रेम है, पूरा फ्रेम जो है वो मैक्सिमम 512 बाइट्स का होता है और मिनिमम 64 बाइट्स का हो सकता है. तो इसके फ्रेम के पार्ट के अंदर हमारे पास हेडर होता है, ट्रेलर होता है, जो कि 18 बाइट्स का होता है. 6 बाइट्स का सोर्स एड्रेस होता है और 6 बाइट्स का हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस होता है. 2 बाइट की हमारे पास लेंथ होती है टाइप की, 4 बाइट CRC की होती है. तो मिनिमम लेंथ जो डाटा हमारे पास है वो 46 बाइट्स बनता है. इफ द अपर लेयर पैकेट इज लेस देन 46 बाइट्स, उसमें हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं ताकि हम उसको डिफरेंसेस को पूरा कर सकें. तो इथरनेट का स्टैंडर्ड जो है वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्रेम जो डिफाइन करता है इंक्लूडिंग प्रीएम्बल और SFD, वो 1518 बाइट्स बनते हैं इसके. अगर हम उसमें से 18 बाइट्स निकाल दें हेडर ट्रेलर के, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेलोड 1500 बाइट्स बन जाती है. तो इसके लिए अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, बड़ा अच्छा सवाल मेरे पास एक आया और मैं चाहता कि सवाल आप लोगों से भी करूं. लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड दैट क्वेश्चन. हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तो very 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 good question.
और मुझे पसंद आया। मैंने कहा बच्चों से पूछते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो दे आर सो मच इंटेलिजेंट एंड आई होप कि वो बच्चे जो हैं दे कुड आंसर इट, बिकॉज ये एक वो चीज़ है जो कि यूजुअली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो हैं दे आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने तो वो क्वेश्चन नहीं दिया आप लोगों को, लेकिन नजर आ रहा है? नहीं अब आ रहा है सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और एक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सर। हाँ, ये सवाल जरा मुझे करके दें। इस सवाल के मैं आप लोगों को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। ये सवाल मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था और फिर मैंने उसको पूरा सोल्यूशन दिया था इस सवाल का कि किस तरह किया जाता है, और जबकि मेरे स्टूडेंट था उसको मैंने कहा था तुम्हें ये सवाल आना चाहिए। ठीक है, तो उसने फिर मुझे कहा सर नहीं समझ आ रहा सर, प्लीज आप बता दें थोड़ा सा। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको मैंने बता तो दिया था, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि जी ये काम हमने क्लास में किया हुआ है और मेरे ख्याल में मेरे क्लास के बच्चों को चीजें पता होनी चाहिए किस तरह होती हैं। ठीक है, तो ये वो इथरनेट के साथ, अच्छा इसमें बड़े मजे की बात ये है कि इसमें जो चीज आपने ढूंढनी है वो आपने टीसीपी आईपी के बारे में ढूंढना है। ठीक है, और टीसीपी आईपी के बारे में आप लोग ढूंढेंगे तो फिर मुझे बताएगा कि आपने क्या सर्च किया। और ये स्टूडेंट आप लोगों का आप मतलब आप लोगों के बैच का ही है। ठीक है, तो इसके देखें सर मार्क्स ये कब तक चाहिए? टीचर इसके मार्क्स होते हैं 12। ठीक, जी, ये कब तक चाहिए आपको सर? ये मुझे चाहिए जब मर्जी दे दो। ओके सर। आज दे दो, कल दे दो, वैसे तो काम ये 1 घंटे का भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर लर्निंग। ओके सर। ओके, तो यस सर। ओके जी, टाइम खत्म हो गया हमारा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। सर क्विज फ्रूट शूट खाइएगा, पानी शानी पिएगा ताकि हेल्दी रहें। यस अल्लाह हाफिज सर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज हाफिज सर। सर। इसके बाद फ्री हैं आप? जी मैं फ्री हूँ, नहीं मेरी इवनिंग क्लास है टेक्स्ट 3:30 करना है, बजे। काम है, एक काम है सर, टेक्स्ट करना फिर मिलते हैं। है, टेक्स्ट ही करना है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।